हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। भारत में एक संविधान है और संविधान के तहत सीआरपीसी है, आईपीसी है, टैक्स कैसे लिया जाए, टैक्स कैसे दिया जाए, इन सब के लिए कानून बने हुए हैं। हम जानते हैं कि हर देश में, भारत में भी, भारत के राज्यों में भी सरकारें हैं, जो सरकारें आम आदमी के कल्याण के लिए योजनाएं बनाती हैं, बल्कि कहें कि सबके कल्याण के लिए योजनाएं बनाती हैं। इन योजनाओं के लिए पब्लिक से ही कर लिया जाता है। मुख्य रूप से दो तरह के कर हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है। भीख मांगने वाले से लेकर के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में टैक्स चुकाता है, जो उसको दिखता नहीं है। और जो टैक्स चुकाते हैं, जिनका बिल मिलता है, ये वो अलग है। इसके अलावा कई रूप हैं टैक्स के। भारत में जो सेल टैक्स का स्वरूप था, उसमें परिवर्तन आया। एक्साइज का जो था, उसमें परिवर्तन आया और एक नया बना जीएसटी। और जीएसटी के तहत सेंटर का कंट्रोल हुआ टैक्स पर। ये जीएसटी क्या है, कानून की बात में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसलिए कि जीएसटी आप अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी चैनल्स में देखते होंगे कि जीएसटी में ये उतार चढ़ाव हुआ, जीएसटी इतना बढ़ा, इतना घटा, इतना टैक्स कलेक्शन हुआ, इतना कम रह गया। कि जीएसटी है क्या, सेल टैक्स से कैसे भिन्न है और सेल टैक्स की भूमिका क्या रह गई, इन सब मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं सेवानिवृत्त अपर आयुक्त वाणिज्य कर। स्वागत है आपका। नमस्कार, जोहार। आरपी बर्णवाल साहब। बर्णवाल साहब, पहले तो ये बताइए जीएसटी है क्या? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसमें पहले गुड्स पर टैक्स राज्य सरकार लेती थी सेल्स टैक्स के रूप में, और एक्साइज जो मैन्युफैक्चरिंग होता था उस पर सेंटर लेती थी, और प्लस सर्विसेज पर टैक्स सेंटर लेती थी। मैंने तीन पार्ट हो गया। एक गुड्स पर हो गया, तो गुड्स के लिए स्टेट लेती थी, और एक्साइज और सर्विसेज, ये दो पार्ट है सेंटर के पास। सेंटर पे, ठीक है। और इस पर कुल मिलाकर 17 तरह का टैक्स था। एंट्री टैक्स, होटल लग्जरी टैक्स, तो टैक्स अपॉन टैक्स भी था। 2017 जुलाई से एक नया कर आया, जिसमें संविधान संशोधन किया गया था कि अब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर एक टैक्स कलेक्शन करेगा, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके। अब इस पर हुआ कि एक ही टैक्स लगा, पूरे देश में एक कानून बना। क्योंकि हर राज्य के लिए अलग अलग कानून था, सेल्स टैक्स का और भी सारा एक्ट का, सेंटर का अपना एक्ट था। तो जिसके चलते व्यवसायियों को बहुत सारी परेशानियां थी, उतने तरह के एक्ट को कंप्लायंस करना। फिर हम लोगों ने, या देश के संविधान, लोकसभा और आधा से ज्यादा राज्य के विधानसभाओं ने पारित किया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट को, जिसमें हुआ कि अब सारे राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर जीएसटी काउंसिल के गठन करने के पश्चात इस पर किसी भी तरह का संशोधन किया जाएगा तो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से ही होगा। और इस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में एक ही टैक्स लगेगा, और वह इनडायरेक्ट टैक्स है। इसलिए यह कहा गया था कि ये देश में अब तक का सबसे बड़ा टैक्सेशन रिफॉर्म्स है। लगभग 6 साल हो गया है इस एक्ट को लागू हुए। शुरू में काफी परेशानियां हुई, लेकिन आज ये काफी सफल है। शुरू के वर्षों में 90,000 करोड़ के आसपास पूरे देश का जीएसटी कलेक्शन था।
आज वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है, जबकि इसमें टैक्स रेट घटा है। 2017 जुलाई के पहले जितने तरह के टैक्स थे उसको अगर मिला दिया जाए तो ये 17% से अधिक था, जिसका नाम है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। वो आज 14% से नीचे हो गया है। मतलब हुआ कि एक आम जनता को पहले की तुलना में कर का भुगतान कम करना पड़ रहा है, जबकि सरकार को पहले से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। चलिए, ये तो फिर स्टेट्स ने, बहुत सारे स्टेट्स ने, आधे से ज्यादा स्टेट्स ने इसका विरोध भी किया था। क्यों विरोध किया था? इसलिए कि इस टैक्स जो सेल्स टैक्स था वो पहले राज्य सरकारों के अधीन था। वो राज्य सरकारें अपने टैक्स को बढ़ा घटा सकती थी। उस बजट से उस एक बहुत बड़ा स्रोत है राज्य सरकार का। 2 तरह की सेवा हो गई ना, एक हो गई स्टेट की वित्तीय सेवा और एक हो गई सेंटर की वित्तीय सेवा। जी। तो स्टेट की वित्तीय सेवा का क्या हुआ? जो सेल टैक्स के एम्प्लॉइज थे उनकी भूमिका क्या रह गई? नंबर 1, नंबर 2, जो स्टेट रेवेन्यू कलेक्ट करता था, किसी भी तरह का रेवेन्यू कलेक्ट करता था सेल टैक्स के माध्यम से, वो स्टेट के खजाने में जमा होता था। अब वो सेंटर से मांगता है। बहुत सारी राज्य सरकारों की शिकायत ये है कि हमको जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा है जो हमको मिलना चाहिए। ऐसा है कि अब जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है जीएसटी में वो 2 तरह का हो रहा है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल को जाता है, एसजीएसटी स्टेट को जाता है। इसके अलावा एक आईजीएसटी है जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। तो इसलिए स्टेट के पास वो जाता है रेवेन्यू, पूरा का पूरा रेवेन्यू सेंटर के से पूल में जाता है, लेकिन जो स्टेट को मिलता है वो उसी महीने में मिल जाता है और सेंट्रल के ये में जाता है। आईजीएसटी का भी उसी तरह से विभाजन होता है। अभी तो विधानसभा में और चिट्ठी लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने मांग की है कि हमको जीएसटी का हिस्सा दिया जाए। ये है सेस, एक अलग से सेस का ये प्रावधान सेस था। के लिए तो वो कर रहा है, लेकिन जीएसटी की मांग कर रहा है, सेस के अलग है। हाँ। उसके लिए ये था कि हर साल 14% का ग्रोथ को मानते हुए कहा, सेंटर ने एश्योर किया था कि यदि अगर इससे कम ग्रोथ होगा तो हम कंपेंसेशन देंगे, और वो 5 वर्षों के लिए था। ये संविधान में प्रावधान भी था। 5 साल होने के बाद अब ये समाप्त कर दिया गया। ये सही है कि झारखंड जैसे गरीब प्रदेश में, जहां पर राज्य सरकार को एक बहुत बड़ा स्रोत है, कंपेंसेशन के कारण इसको बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में हमें कंपेंसेशन के द्वारा करीब करीब 2,500 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था। वो इस साल हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है, आने वाले वर्षों में भी नहीं होगा। राज्य सरकारों की दलील यही है कि चूंकि शेष इसलिए वसूला जा रहा है जिससे कि राज्यों को जो क्षतिपूर्ति हो उसका भुगतान किया जा सके, उसके एवज में भुगतान किया जा सके। और आज भी राज्य सरकार थोड़ा सा और क्लियर करना चाहेंगे, जैसे कि एक्साइज है, सर्विसेज है, आयकर है, इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस जो सेंटर के हैं उसमें स्टेट को हिस्सा मिलता रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। उसके अलावा जीएसटी है। ये जीएसटी जो है जिसपे कि डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारा जो बकाया है वो बकाया दीजिए, और इतने लाख करोड़ में, इतने हजार करोड़ में हमारा बकाया है उसको दीजिए। तो फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके तहत कि हर राज्य अपने आप में स्वावलंबी है। तो अगर फाइनेंस उसके पास नहीं होगा, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएगा। चले जैसे पहले राजा सेठी लोगों पर डिपेंडेंट रहते थे, सेठी लोगों से कर्ज लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो वैसी स्थिति में इसके बनने से जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जो स्टेट्स, जैसे कि आप कह रहे हैं झारखंड एक गरीब राज्य है, तो झारखंड में जो रेवेन्यू चाहिए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए उसका क्या होगा? जीएसटी से रेवेन्यू आ रहा है। जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने टारगेट से 13% अधिक की वसूली की है।
लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि ऑटोनॉमी एक तरह से समाप्त हो गया है। अगर आपको कुछ बढ़ाना या घटाना है तो आपको जीएसटी काउंसिल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे देश के लिए एक एक्ट हो गया है। आप अलग से अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है। सरकार, राज्य सरकारों का कहना है कि जो कंपेंसेशन हमारा था वो बरकरार रखा जाए। अगर कंपेंसेशन बरकरार रखा जाता तब ये परेशानी नहीं होती और राज्य सरकारों को पैसा मिलता। अब इसको 3-4 स्टॉक होल्डर में अगर हम बांट दें, एक बांट दें जो मैन्युफैक्चरर है जी, एक जो लोगों तक पहुंचाता है जी, और तीसरे को बांट दें जो खरीदता है जी, है ना, और चौथा जो वसूलता है। आप कह रहे हैं कि इससे व्यापारियों को और आम जनता को फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा ये हम समझना चाहते हैं। जैसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, वहां उसको बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं। वहां से वो किसी चीज में चढ़ करके आता है, चाहे हवाई जहाज से आए या बस से आए या ट्रक से आए, जैसे भी आए, किसी व्यापारी के यहाँ उतरा, व्यापारी ने उसके जो खुदरा व्यापारी हैं उनको बांटा। इस तरह से चीजें चलती हैं। इसमें जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको क्या, आम जनता को क्या मिला इससे, असल सवाल ये। पहले हम व्यवसायी और मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करते हैं। व्यवसायी और मैन्युफैक्चरर को ये वैट का ही बृहद रूप है। एक व्यवसायी जो टैक्स कलेक्ट किया वो दूसरे व्यवसायी के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, और जो बेचा, दोनों में जो अंतर आया वो जमा सरकार के खाते में करता है, खजाने में करता है। ये तो हुआ। मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर को ये फायदा हो रहा है कि अब कंज्यूमर को पहले की तुलना में कम कर का भुगतान करना पड़ रहा है। जैसा कि हमने कहा, नहीं, पहले भी तो हर प्रोडक्ट पर ये लिखा रहता था एमआरपी। जी, एमआरपी में सारे टैक्सेस निहित हैं। अब इसमें एक पैसा आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं। जी, अगर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव नहीं लिखा हुआ है, तो अगर एमआरपी लिखा हुआ है तो उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। वो राइट नहीं है आपका, हमारा वो, हम सारा टैक्स उसमें चुका रहे हैं। बिल्कुल। एमआरपी लिखने के बाद जीएसटी आया, तो वो जीएसटी आया तो उससे क्या फर्क पड़ा। एमआरपी में पहले एक्साइज, सेल्स टैक्स सारा इंक्लूड था, और उस समय जो टैक्स था, रेट था, वो औसतन 17% था। आज के डेट में केवल जीएसटी है, और वो जो जीएसटी है वो एवरेज, जिसको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहते हैं, वो लगभग 14% है। तो इसलिए एक आम जनता को ये बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि पहले की तुलना में जो टैक्स रेट है वो 3% घटा है। उसमें एक चीज और जो आम आदमी के उपभोग में आता है वह दवा। जी, दवा की कीमत अगर दुकानदार आपका परिचित है 50% तक लेस कर सकता है, 60% तक लेस कर देता है, तब भी उसको फायदा होता है, घाटा नहीं होता है। तो अगर इस तरह का टैक्स बना कि आम जनता पर से बोझ हटे, तो दवा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जो चीजें महत्वपूर्ण है उसमें दवा भी एक है, जिसके बगैर आदमी का किसी का काम नहीं चलना है। तो उसको क्या फर्क पड़ा। अगर 60% का मार्जिन देते हैं, 40% का मार्जिन देते हैं, उसके विकल्प में आप नए ले आए जेनरिक दवाओं का, कि जेनरिक दवाएं 90% तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये जो खेल है, जीएसटी आने से इसको आम जनता को फर्क पड़ना था। यहाँ 2 एक्ट है जी। एक एक्ट है हमारा जीएसटी केवल ये बताता है कि जो सेल हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर टैक्स कलेक्शन हो रहा है। ओके, कितना होना चाहिए। तो दवा दुकानदार तो सेल कर रहा है ना। हाँ, तो वो सेल कर रहा है, हमको 40% कम में दे रहा है, आपको 40% ज्यादा में दे रहा है एमआरपी लिखने के बावजूद। हाँ, वो एमआरपी पे हमारा टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो कहाँ से भरपाई करे, वो उसकी भरपाई कहाँ से करेगा। वो भरपाई नहीं कर रहा है। यदि अगर 100 रुपया उसका एमआरपी है, 90 रुपया और 10 रुपया, तो 10 रुपया का भुगतान हो रहा है। अब वो 90 रुपया का वो क्या कर रहा है, 45 में बेच रहा है, 50 में बेच रहा है। ये इसके लिए सरकार अलग विभाग है जो इसको कंट्रोल कर रही है। और इसमें भी, जैसा कि हम एक नागरिक के रूप में जान रहे हैं, कि इसमें भी सरकार बहुत ज्यादा प्रयासरत है कि इसको में भी सुधार किया जाए। नहीं, हमारा कंसर्न कुल मिलाकर के आम जनता से है कि जीएसटी से आम जनता व्यापारी भी आ जाते हैं, इसलिए कि उनके बगैर व्यापार होगा नहीं, वो भी कंसर्न है उससे। तो उसको लाभ कितना मिला, इसलिए कि व्यापारियों का भी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या इस तरह के जो उनकी संस्थाएं हैं, वो आए दिन इस मामले को लेकर के ये कह सकती है रोना रोती हैं
तो झूठ रो रही है वो। एक बात स्पष्ट कर दें जी। कि जीएसटी एक ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम है। ये सारी चीजें इसमें ऑनलाइन हो रहा है। जी। इसमें बहुत ही कम या नगण्य ऑफिसर्स का या डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस है। आपको रिटर्न ऑनलाइन जमा आपके करना है। झारखंड में कई सारे मामले आए जिसमें फर्जीवाड़ा के मामले आए, हाँ। कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, जी। जीएसटी के फर्जीवाड़ा के मामले जी आए जी जी कि भाई वो फर्जी वो अपना बना रहे हैं सारा हाँ, कुछ। ये सारा सिस्टम से दिख रहा है हाँ। और उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं एक आम व्यवसायी के बारे में कर रहा हूँ कि उनको सारा टैक्स रिटर्न दाखिल कर, टैक्स जमा करना, रिटर्न दाखिल करना, ये सब ऑनलाइन हो गया है। अब बिना संयुक्त आयुक्त के लिखित आदेश का, और उसमें भी उनको रीजन टू बिलीव बताना पड़ेगा, किसी भी व्यवसायी स्थल का जांच या निरीक्षण नहीं हो सकता है। असेसमेंट की प्रणाली समाप्त हो गई है, केवल कुछ मामलों में ऑडिट असेसमेंट हो रहा है। हाँ, जो ऑडिट रिपोर्ट था उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर या वेरिफिकेशन आवश्यक था, उसे भी जीएसटी काउंसिल ने समाप्त कर दिया है। कुल मिला के सरकार यह चाहती है कि व्यवसायियों का कॉस्ट ऑफ टैक्स कंप्लायंस मिनिमम हो या जीरो हो, जिससे व्यवसायियों को फायदा हो रहा है। कंपोजिशन स्कीम लागू किया गया है जिसमें छोटे, आप तो दोनों जगह रहे हैं, आप तो सेल टैक्स में भी रहे हैं और फिर जीएसटी से जुड़ करके भी रहे हैं, तो इस दोनों में आप अंतर भी हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करिए कि जब आप सेल टैक्स में हुआ करते थे और जब ये जीएसटी में फिर आप आ गए या सरकार ने सेल टैक्स को जीएसटी में जोड़ दिया, तो उससे व्यापारियों को और आम जनता को क्या फर्क दिखा? दो तरह का ये वाणिज्य प्रबंधक व्यवसायियों को काफी फायदा हो रहा है। विभाग के द्वारा किसी भी तरह से जो भी आप दाखिल करें, आपको जिस पहले फॉर्म्स मिलता था, सी फॉर्म, एफ फॉर्म वगैरह, वो सब समाप्त हो गया है। ठीक है, सारा ऑनलाइन हो गया है, कोई असेसमेंट नहीं है, टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करना है। अब आपको विभाग के कार्यालय का चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि टैक्स भी बढ़ा है, ट्रांसपेरेंट हुआ है, टैक्स इवेजन रुका है। जैसा कि आपने कहा, फर्जीवाड़ों को हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से हम उसको पकड़ पा रहे हैं। हमारा जो ऑफिसर्स है वो वेल इक्विप्ड हो गया कंप्यूटर सिस्टम के साथ। अब उनके लिए इवेजन करना इतना आसान नहीं रह गया है। अब उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब कर का भुगतान कर दिया गया है। इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आम कंज्यूमर को यह फायदा, पहला तो यह है कि जब टैक्स बढ़ेगा तो सरकार भी जन कल्याण का कार्य ज्यादा कर पाएगी। टैक्स में जरूरी है बिलिंग होना चाहिए जी, बिलिंग मस्ट है जी। आज भी लगभग झारखंड में 70 से 80% मामले बिना बिलिंग के चलते हैं, इसलिए कि हम लोगों को भरोसा छोड़ दें, हम बिल क्या है, ऐसा नहीं कि कंज्यूमर नहीं चाहता है, फुर्सत नहीं है उसको, हाँ ठीक है भैया हम आप पर विश्वास करते हैं, दे दीजिए। वो सब कैसे काउंट होता है? और ये हमको लगता है कि शायद वो ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे, इसलिए कि आप उसके प्रशासक रह चुके हैं, कि फैक्ट्री से चलने तक से लेकर के और यहाँ तक ये मामला चलता है, उससे जो आप कह रहे हैं कि व्यापारी को फायदा हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन आम जनता को क्या फायदा हुआ? देखिए, धीरे धीरे सरकार इसमें निरंतर सुधार कर रही है। जैसे आज के डेट में 1 अप्रैल से 10 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले व्यवसायियों को ऑनलाइन इनवॉइसिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस करना है। इसके बाद इवेजन का इसको बहुत कम हो जाता है, और यही जो 10 करोड़ के व्यवसायी हैं उससे सरकार को 85-85% टैक्स आ रहा है। छोटे व्यवसायियों को इसलिए राहत है कि 40 लाख तक जो सामानों की खरीद बिक्री करते हैं उनको अब जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है। लेकिन अगर वही व्यवसायी जो खुदरा है व्यवसायी हैं, अगर होलसेलर से खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। उसके पहले जितना स्टेजेज है उससे सरकार को कर का भुगतान हो रहा है। आज झारखंड में ही
2017 में कुल व्यवसायियों की संख्या केवल 90,000 थी, आज लगभग 2 लाख है। मैंने जैसे कहा ना कि देश में जीएसटी कलेक्शन 90,000 करोड़ था, आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है। 1,51,000 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष 22-23 में हुआ है, और आने वाले वर्षों में अगर ये 2 लाख इसको करोड़ तो हम है ऐसे भी कह सकते हैं ना, जो आप बता रहे हैं कलेक्शन का, इसको तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, उस समय पैसे का जो वैल्यूएशन था, आज जो पैसे का वैल्यूएशन है, दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है। तो उस वैल्यूएशन के हिसाब से टैक्स की वृद्धि स्वाभाविक रूप से एक ज्यादा हो जाएगी। उस 90,000 करोड़ रुपए का, इस 1.5 लाख करोड़ रुपए का, जब 90,000 करोड़ रुपया था 17 की अगर आप बात करें, उस समय पैसे का वैल्यू क्या था, आज 23 में जब हम बात करें उस समय पैसे की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, यह बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हैं, व्यापार बढ़ा है, व्यवसाय बढ़ा है, ये चीजें हो रही हैं, लेकिन उस वैल्यूएशन से भी तो काउंट करना चाहिए, देखना चाहिए। दोनों चीजें हैं जी। पहला इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट है, हाँ। दूसरा ग्रोथ का भी इफेक्ट है, हाँ। और तीसरा इविजन को रोकने का भी इफेक्ट है। जैसे उदाहरण पिछले ही वित्तीय वर्ष में 21-22 में औसतन देश का जीएसटी कलेक्शन 1,24,000 करोड़ था। ओके। 22-23 में ये 1,51,000 करोड़ हो गया, यानी करीब करीब 27,000 करोड़ औसतन प्रति माह बढ़ा। इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा नहीं है, ग्रोथ हमारा 7% से कम है, यानी हम बहुत हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए हैं। बावजूद इसके, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बहुत सारे वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर पूर्व की तुलना में घटी है। पहले की तुलना में लोगों को कम कर का भुगतान करना पड़ रहा है। यही वजह है कि दूसरे देशों में जहां जीएसटी लागू हुआ था, वहां इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हुआ था। ये सूझबूझ, भारत सरकार और राज्य सरकारों के सूझबूझ का नतीजा है कि यहाँ इन्फ्लेशन नहीं हुआ जीएसटी के कारण। आपके सेवानिवृत्ति के बीच में कंप्लेंट्स जो आए जी, आम आदमी से, शासक से, प्रशासक से या व्यापारियों से, किस तरह कंप्लेंट्स थे जीएसटी बनने के बाद? आम जनता में से जो कंप्लेन आए थे वो 2-3 तरह। एक तो जब किसी के बारे में कोई विशेष जानकारी दी जाती है किसी व्यवसायी के बारे में, तो उस पर पहले गहन जांच होता है, उनके सिस्टम में जाकर उनके बारे में पूरी चीजें देखी जाती है, और तब संयुक्त आयुक्त के स्तर से, चूंकि मैं संयुक्त आयुक्त राज्य प्रमंडल भी था, तो लिखित आदेश एक टीम बनाकर किया जाता है कि ये पूरी टीम जाएगी और इंस्पेक्शन करके आएगी, और उस टीम को संयुक्त आयुक्त स्वयं अपने ये में सुपरविजन में रखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सो इसलिए अब पहले वाली स्थिति नहीं है। अब जीएसटी में कंप्लेन रिड्रेसल का क्या क्या फोरम है, कहाँ कहाँ कंप्लेन वो किया जाता है? पहला तो है कि आप विभाग को सीधे दे सकते हैं, संयुक्त आयुक्त को दे सकते हैं, विभाग कार्यालय को, प्रधान को दे सकते हैं, प्लस अब तो ऑनलाइन भी आप जीएसटी में दे सकते हैं, उससे भी आपको ये होगा। हम जब बात करते हैं किसी चीज की, तो पूरा देश जो है, वो जितना कानून और संविधान है, वो आम आदमी के लिए ही बना हुआ है कि हर आदमी, कोई ऐसा नहीं है जो छूट जाए। जी। जो दतुअन बेचता है वो भी नहीं छूटे जी, और वो भी टैक्स पे करता है किसी न किसी रूप में। जब धोती खरीदने जाता है टैक्स पे करता है, ठीक है ना, खाना खरीदने जाता है टैक्स पे करता है। इन सब के मामले में अगर देखें पूरा मिला करके, कुल मिला करके, तो जो आम आदमी है उसको क्या मिला जीएसटी होने से? आपने बताया कि व्यापारियों को यह फायदा हुआ और गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू हुआ। यह फैक्ट है कि रेवेन्यू नहीं आएगा तो सड़कें कैसे बनेंगी, यह फैक्ट है कि रेवेन्यू नहीं आएगा तो रेलगाड़ियां कैसे चलेंगी, यह फैक्ट है कि रेवेन्यू नहीं आएगा तो हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे, यह फैक्ट है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जो हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो पढ़ाई तो हमारे साथ कर नहीं रहा है, हम उसको समझा रहे कि जीएसटी क्या है, आप भी समझ लो, और जीएसटी से क्या मिला तुमको, यह आप समझ लो। ये चीज आप थोड़ा हमको समझाइए। गुड्स को 4 भागों में बांटा गया है जी। एक, जो आवश्यक चीजें थी उनको या तो कर मुक्त रखा गया है,
60% से ज्यादा उनको कर मुक्त रखा गया है, और या फिर उसमें कर की दर 5% रखी गई है। 12 और 18 दो रखा गया है, जिसका आम जनता कम उपभोग करती है, जिसको मिडिल क्लास या रिच क्लास यूज करते हैं। और 28% में कुछ ही सामान रहे हैं। पहले शुरू के दिनों में 28% में 100 से अधिक आइटम था। आज ये रिड्यूस होके काफी कम आइटम्स पर रख दिया गया है, जिसमें पान पराग, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट या फिर सीमेंट, यही सब है। तो ऐसी स्थिति में इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो आम जनता है या जो गरीब के लोग हैं, जिस वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, उनके में कर की दर काफी कम हो या कर मुक्त हो। जैसे खाने की वस्तुएं, यदि अगर चावल, दाल, ये सारा कर मुक्त रखा गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर का बोझ उन पर कम से कम पड़े। तो इसलिए जीएसटी लगने के बाद पहले बहुत सारे राज्यों में फूड ग्रेन्स पर भी टैक्स था। आज जो पैकेट, पहले तो पानी पर टैक्स था ही नहीं। पानी पर तो अब नगर निगम भी टैक्स लगता है, बोतल बंद जो पानी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है, उस जो जार में समय खरीदते हैं उस पर भी टैक्स था। उस समय भी वैट था। और आज जो है वो लिमिटेड, वो मैं फिर कह रहा हूं कि जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं, वो अब तो आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म है लगभग। हाँ, जीएसटी आने के बाद जी, वो है नहीं। तो उस आवश्यक वस्तु में जो सारी चीजें हैं, उसको अगर हम गौर फरमाएं तो उसको क्या लाभ मिला? उसमें 60% वस्तुओं को टैक्स कर मुक्त रखा गया है। 40% में केवल पानी भी कर मुक्त है। पानी यदि अगर बोतल में नहीं बिकता है तो वो कर मुक्त, जार में बिकता है। हाँ, तो वो जार में बिकता है, उस पर निगम सप्लाई करती है, उसका पैसा लेती है। अब जैसे फूड ग्रेन्स ही, समय हमारा चूंकि खत्म हो रहा है और जीएसटी बहुत लंबा विषय है, कई साल लगे संसद को इसको तैयार करने में, तो आधे घंटे 25 मिनट में हम लोग क्या उस पर बात करेंगे। लेकिन जो चीजें बर्णवाल साहब ने बताई कि जीएसटी बनने से जो व्यापारी वर्ग है उसको व्यापार करना आसान हुआ, बहुत सारे पेंच थे वो पेंच खत्म किए गए और इससे आम जनता को लाभ मिला। अगली बार आते हैं कानून की बात में, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।